Hello dear students, welcome to our new session of NCERT Decode series। बच्चों इस सेशन में हम लोग मोशन इन अ प्लेन इस सेगमेंट में प्रोजेक्टाइल मोशन वाले एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे बताई गई है वो सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को कैटेगराइज किया गया है तो उसमें पहला कैटेगरी है ऑब्लिक प्रोजेक्शन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या क्या आता है? ग्राउंड टू ग्राउंड एंड हाइट टू ग्राउंड। सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करूं तो उसमें हम लोग कैसा एग्जाम्पल नोटिस करते हैं कि बॉडी को हम लोगों ने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और वापस से बॉडी इस तरह से ग्राउंड पर आकर गिर जाती है। सच टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन नोन एज ग्राउंड टू ग्राउंड। उसके बाद है बच्चों ऑब्लिक की दूसरी कैटेगरी में हाइट टू ग्राउंड। मान लीजिए बच्चों हम लोग किसी टावर पे खड़े हुए हैं या किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और हमने अपने बॉल को किसी टावर से या किसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग ग्राउंड से किसी ना किसी हाइट पर हैं और हाइट से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो इस तरह का मोशन परफॉर्म करते हुए वो फाइनली कहां जाके गिरती है? ग्राउंड पे। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं हाइट टू ग्राउंड। और तीसरा है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉडी को प्रोजेक्ट करने का तरीका है हॉरिजॉन्टली। मान लीजिए कि एक बॉडी या बॉल आपके हाथ में है, आप उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हुए इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करते हुए वो बॉडी इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए वो बॉडी ग्राउंड पर आते हुए गिरती है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन और कैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बातें यहां पर करते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एक बॉडी को प्रोजेक्ट जब हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट करने के बाद जब वो हवा में रहती है तो इस तरह के एग्जाम्पल में उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। दूसरा पॉइंट हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिला है जिसमें दिया है द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मे बी थॉट ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट simultaneously occurring components of motions. One component is along a horizontal direction without any acceleration and the other along the vertical direction with constant acceleration due to gravity. बच्चों यहां पर हम एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं। जब हम लोग मान लीजिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, बॉडी को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है, तो बच्चों हम लोग यहां पर एयर रेजिस्टेंस जैसा कोई फोर्स अभी फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा? ग्रेविटी फोर्स। बच्चों जब हम लोग बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं लाइक दिस, तो बच्चों अगर बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर बनाएं तो बॉडी का पाथ कुछ ऐसा हमको नजर आता है। अगर आप देखें तो ये y एक्सिस है और ये कौन सा है? x एक्सिस। बच्चों बॉडी को जब हमने प्रोजेक्ट किया है तो उसके पास वेलोसिटी है मान लीजिए u, और जिस एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया है वो एंगल कितना है? थीटा। तो हम एक चीज नोटिस करें कि इस वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट किए जाएं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक है ux यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और एक है uy दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों जैसे ही बॉडी हमारे हाथ से निकलती है, हमारे हाथ से निकलने के बाद बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा? g। जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। दैट्स वाई वहां पर लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों मोशंस को, एक हॉरिजॉन्टल चल रहा है और एक वर्टिकल चल रहा है, इन दोनों मोशंस के कॉम्बिनेशन को हमने यहां पे नाम दिया है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इन दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों हमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं पहले ले रहा हूं और उसकी हेल्प से समझाऊंगा कि अगर हमको टू डायमेंशनल मोशन का कोई क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे सॉल्व करें। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज वेक्टर r t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप। The time after which the velocity vector and acceleration vector becomes perpendicular to each other is equal to। बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें तो हमको पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन दी है, हमसे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर किस टाइम पर परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों पहले अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमको निकाल लेनी चाहिए। एंड वी नो दैट
कि अगर वेलोसिटी वेक्टर है देन इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो जल्दी से आप सभी सॉल्व करें इसको। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा 2t, माइनस 4t का कितना होगा -4, जबकि 6 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, और लास्ट में यहां पर है आई कैप। सिमिलरली बच्चों टी स्क्वायर जे कैप, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और ये लग गया यहां पे उसकी डायरेक्शन जे कैप। ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर। एज वेल एज हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, dv बाय dt। हमें जो ऊपर वेलोसिटी वेक्टर मिला है अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। बच्चों 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, 4 का एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, और ये हो गया 2i कैप। सिमिलरली यहां पे 2t का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो वो कितना होगा 2, और यहां पे लग गया कितना j कैप। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर, और यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर वेलोसिटी की कितनी, मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टाइम इंस्टेंट है जब ये दोनों वेक्टर्स आई मीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों वेक्टर्स में एक प्रॉपर्टी है जो हम सब पढ़ते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब भी परपेंडिकुलर वाला इंस्टेंट आएगा उस समय उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो हम क्या करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, दैट इज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। 0 क्यों, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन में शर्त दे रखी है। तो बच्चों जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ। तो बच्चों आई का आई के साथ करो तो यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 का 2t के साथ कितना हो जाएगा 4t। इसी तरह से 2 का -4 के साथ कितना होगा -8। अब बच्चों जे कैप का कोफिशिएंट हम लोग देखें तो यहां 2 है और यहां कितना है 2t। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4t। तो ऑब्जर्व कीजिए यहां पर आ गया 4t और इन सब की वैल्यू कितनी है 0। आगे सॉल्व करें बच्चों तो ये हो गया 4t और 4t दैट इज 8t, और उधर शिफ्ट हो गया ये 8, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड का जो इंस्टेंट आएगा उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारा सही जवाब है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग फॉलो करें तो उसमें लिखा हुआ है द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meter। हमें बोला गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर आप पार्टिकल का कैलकुलेट कीजिए, और साथ में यह भी बताइए कि वेलोसिटी का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है फर्स्ट केस में वेलोसिटी वेक्टर निकालिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किया, बिल्कुल वैसा ही केस है। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dr बाय dt। बच्चों डिफरेंशिएट कीजिए, ये कितना होगा 3i कैप। आफ्टर दैट अगर 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो ये कितना होगा 4t j कैप, और 5 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट करें देन इट इज इक्वल टू dv बाई dt। बच्चों आंसर दीजिए, एक्सेलरेशन की बात आई तो 3 एक कांस्टेंट है, यहां पर उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो 40 j कैप का सिर्फ कितना बचेगा 4 j कैप, और इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया बच्चों हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चों दूसरे केस में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 सेकेंड। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये हो गया 3i कैप, और t की वैल्यू 1 सेकेंड अगर हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया 1 सेकेंड पर वेलोसिटी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। पर हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड निकालिए और डायरेक्शन निकालिए। तो बच्चों अगर हमें कभी भी इस तरह का एक इक्वेशन दिया है, जैसे कि वेलोसिटी दी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और हमसे बोला गया इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो सॉल्व करने के लिए आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ऑफ i कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बच्चों 9 प्लस 16 टोटल 25, उसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये तो हो गया बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड।
पर अब हमसे पूछा जा रहा है इसकी डायरेक्शन भी बताइए। तो बच्चों आंसर दीजिए, वेलोसिटी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप। तो हम सभी जानते हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं 3i कैप और 4j कैप, तो इनको ऐड किया जा सकता है वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ से। दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आते हैं। तो बच्चों अगर मुझे वेलोसिटी का ये इक्वेशन दिया है और मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, y। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि आप डायरेक्शन निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले वेक्टर कौन सा है, 3i कैप। तो 3i कैप वेक्टर हमने बना दिया x एक्सिस के अलोंग, ये हो गया हमारे पास 3i कैप। बच्चों ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल, ये होता है सेम ऑर्डर, और अपोजिट ऑर्डर में ट्राइंगल को कंप्लीट करने वाली जो थर्ड साइड होती है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब 3i कैप के साथ किसको जोड़ना है, 4j कैप को। तो बच्चों 4j कैप पॉजिटिव है तो कहां बनेगा, ऊपर की तरफ अलोंग y एक्सिस। तो ये हो गया 4j कैप। बच्चों आंसर दीजिए, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा, जिसका नाम है फिलहाल यहां पर वेलोसिटी वेक्टर, और हमें क्वेश्चन में उसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है। बच्चों आंसर दीजिए, थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो मैं यहां लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। बच्चों थीटा के लिए अगर यहां पर वैल्यू 4/3 के लिए निकालें तो ये कितना आएगा, 53 डिग्री। tan 53 कितना होता है, 4/3। और बच्चों ये एंगल हम लोगों ने निकाला है कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। तो मैं बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन। आगे बात करें बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स थ्रू द ओरिजिन ऑफ एन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम एट t इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पे फोकस करूं तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी दो डायरेक्शंस में है। देख रहे हो आप 4i कैप और दूसरा लिखा हुआ है -5j कैप। तो बच्चों दो डायरेक्शंस में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है। इट मूव्स इन XY प्लेन विद एन एक्सेलरेशन 2i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकंड इज। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करें तो सबसे आसान तरीका जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, उसमें हमें क्या करना है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो x डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लें और y डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लें, और उसके बाद इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दे, तो हमें जो भी रिजल्टेंट क्वांटिटी पूछी जा रही है वो हम लोग आंसर की फॉर्म में निकाल देंगे। अगर x डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, आप सभी जवाब दीजिए, x डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4। मैंने x लिख दिया तो फिर मैं i कैप वहां पर मार्क नहीं कर रहा हूं, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। आगे बात करें बच्चों एक्सेलरेशन, आप देख रहे हो 2i कैप, तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अवेलेबल है, इसका मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो अगर हम लोग t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमसे पूछा जा रहा है स्पीड निकालिए, तो पहले vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, इस इक्वेशन की हेल्प से हम 4 सेकेंड बाद x डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी कैलकुलेट करते हैं। बच्चों आंसर दीजिए, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 4, एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है 2, और टाइम आपको दिया गया है कितना, 4 सेकेंड। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर एट 4 सेकेंड। अगर हमसे पूछा जाए y डायरेक्शन की वैल्यू निकालिए, तो बच्चों आंसर दीजिए, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो हमको दी गई है उसकी वैल्यू आप देख रहे हो uy इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। -5j कैप का मतलब है कि वो डाउनवर्ड, मान लीजिए y एक्सिस पर नीचे की ओर जा रही है, -y एक्सिस के अलोंग जा रही है। और बच्चों आपने नोटिस किया कि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ i कैप में है, मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट। तो अगर मुझसे बोल रहे हैं कि 4 सेकंड बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी बताइए, तो मेरा जवाब होगा vy इज इक्वल टू uy विच इज इक्वल टू -5, vy इज इक्वल टू uy विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट।
अब बच्चों x की वेलोसिटी मिल गई, y की वेलोसिटी मिल गई। अगर मुझसे पूछा जाए कि ओवरऑल 4 सेकंड बाद वेलोसिटी लिखिए, तो मैं लिखूंगा vx i कैप प्लस vy j कैप, यानी कि वेक्टर फॉर्म में इनको ऐड कर दूंगा। बच्चों आंसर दीजिए, x की वेलोसिटी है 12 और y की वेलोसिटी है -5, तो ये हो गया 12y कैप -5j कैप। और अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दें, क्योंकि हमसे बोला गया है स्पीड, दैट मींस हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 12 स्क्वायर यानी कि 144 और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25 और 169 का रूट कितना होगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा होता कि 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो हम x का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालते, y का अलग निकालते और बाद में उन दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ देते। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की। बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप ऑब्जर्व करें, तो यहां पर दिया गया है कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम ग्राउंड। बच्चों ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पर है, तो हम अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करें तो बच्चों एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अभी अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, u cos थीटा, और ये वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा। पर बच्चों जब भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा एक बात पर फोकस रखें कि थीटा आपको कहां से दिया, आई मीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल से दिया है तो ये u cos और ये u sin, पर अगर आपको ये एंगल वर्टिकल से दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहां पर इन कंपोनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट बच्चों जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पूरे मोशन के दौरान अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है या अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान लें, तो वहां पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट केवल एक ही एक्सेलरेशन आएगा, g डाउनवर्ड्स। अब बच्चों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशंस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आप देख रहे हो कि बॉडी आगे भी जा रही है, बॉडी ऊपर भी जा रही है और ऊपर से नीचे भी आ रही है। तो वर्टिकल मोशन हो गया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब बच्चों यहां पर हम लोग डायरेक्शंस की बात करें, देखिए साइन कन्वेंशन सिलेक्ट करना अपनी चॉइस है, हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। पर बच्चों जैसे कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया हमारे लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये हो गई हमारे लिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब अगर हम लोगों ने ले लिया कि अपवर्ड है तो उसके लिए हम लोग प्लस सिंबल यूज करेंगे और अगर आगे है तो उसके लिए हम लोग प्लस सिंबल यूज करेंगे, यानी कि हम लोगों ने जो डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसा कंसीडर कर लिया है, नेगेटिव। इसके लिए आप बाउंडेड नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है साइन कन्वेंशंस को सिलेक्ट करने के लिए। मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है अपवर्ड जो भी होगा वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो भी होगा वो नेगेटिव। अब बच्चों जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन हमने पीछे देखा था, यहां पे कुछ हम लोग बातें करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेशन पर्पस से डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन अगर हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी इनिशियल u cos थीटा उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और एक्सेलरेशन कितना था, 0। मुझसे सबसे पहले पूछा गया कि बॉडी को प्रोजेक्ट करने के t सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपना जवाब है कि बॉडी को प्रोजेक्ट करने के किसी भी टाइम बाद हमसे पूछ लीजिए, अगर वो मोशन के दौरान है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी और इसको हमने क्या नाम दे दिया, कांस्टेंट। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम किसी भी प्रकार का कोई फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। आगे बोला गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड। अब बच्चों आंसर दीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर है और जिस टाइम बाद आपको वो पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और बच्चों ये किसी पर्टिकुलर केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से ग्राउंड हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, दोनों ही केस में हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।
आगे बात करें बच्चों वर्टिकल मोशन, क्या लगता है वर्टिकल मोशन में अगर हम लोग देखें तो एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब बच्चों अपवर्ड को हमने पॉजिटिव और डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव कंसीडर कर रखा है। तो आंसर दीजिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली देखी जाए तो वो कहां है, ऊपर। तो अगर मैं कैलकुलेशन में यूज करूं इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो इसको कैसा लूंगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, जी, और वो डाउनवर्ड्स है, और डाउनवर्ड्स को मैंने कैसा ले रखा है, नेगेटिव। अब आप सभी बताएं कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहां पर वेलोसिटी जो होगी वो वेरी करेगी। तो मुझसे बोल दिया गया कि बॉडी को प्रोजेक्ट करने के टी सेकंड बाद आप वेलोसिटी निकालिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। आपने एक खास बात देखी कि जब मैं वर्टिकल डायरेक्शन को सॉल्व कर रहा हूं तो सिर्फ वर्टिकल पैरामीटर्स यूज कर रहा हूं, और जब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को सॉल्व किया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं। और इसी तरह से जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो साइन कन्वेंशंस के साथ हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन के पैरामीटर्स लेके तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बच्चों जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कैसे सॉल्व करना है इंडिविजुअली, इस तरह का डिस्कशन वहां पर दिया है और हमने उसको समराइज कर दिया है। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि टी सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, टी सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, और अब आपसे बोला जाए कि टी सेकंड बाद नेट वेलोसिटी कितनी होगी। तो मान लेते हैं इस एनिमेशन में आप देखें एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया विद देयर पैरामीटर्स। अब यहां पर मुझसे बोला गया कि बॉडी की टी सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए। तो बच्चों टी सेकंड बाद जो वेलोसिटी है उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू इनिशियल के बराबर होगी, वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू बच्चों हमने अभी अभी निकाली, मैं यहां लिख देता हूं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। जो भी साइन कन्वेंशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। अब बच्चों ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें, दैट इज वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो हमें जो भी इनकी वैल्यूज मिलेगी इनको ऐड कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में, तो हमको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। अब बच्चों आपने इस डायग्राम में एक चीज और नोटिस की है कि जब बॉडी को फेंका था तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, थीटा, पर थोड़ी देर बाद ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हम देखें वेलोसिटी का तो वो हॉरिजॉन्टल से पहले से कम हो गया है और उसको हमने नाम दे दिया क्या, अल्फा। अब बच्चों अगर हम लोग इस tan अल्फा को निकालें जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं तो एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये जो लेंथ होगी वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वी वाई को। तो अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस तरह से ये इक्वेशन में अरेंज करके आप वैल्यूज प्लेस करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सारी बातें थी जो हम लोगों ने अभी की, जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस थे। अब आगे बच्चों हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। अब बच्चों u/g, u यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो जो भी हो वो डायग्राम से हमको निकाल लेना है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन अरेंज कर देनी है। इसी तरह से h की बात करें तो u/2g दैट इज u² sin² θ/2g, और ये है रेंज दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसकी इक्वेशन आ गई u² sin² θ/g। अब बात करते हैं बच्चों इसमें मैक्सिमम रेंज कब होगी। बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको कभी भी आप जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली मिलता है कि बॉडी को ग्राउंड से जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें सो दैट उसके द्वारा जो अचीव्ड रेंज है वो बाकी सारे एंगल्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम आए। तो आपका जवाब है कि अगर हम लोग उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो 45 डिग्री पर जो रेंज होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम। और बच्चों 45 डिग्री पर h का और r का अपने आप में एक रिलेशन है कि बॉडी को जब आप 45 पर फेंकोगे तो वो आगे तो जाएगी ही सही पर साथ साथ ऊपर भी जा रही है। तो अगर हम लोग इस मैक्सिमम हाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का रिलेशन लिखें तो ओनली एट 45 डिग्री जो h की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, r मैक्सिमम बाई 4। आप नोटिस करते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये चीज मिल जाती है कि 45 डिग्री पर अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो उसने जो हाइट अचीव की है और जो रेंज अचीव की है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये एक अच्छा और आसान क्वेश्चन है। आगे बच्चों लिखा हुआ है रेंज इज इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सेम स्पीड लिखा है, सेम वेलोसिटी नहीं लिखा है। दूसरा आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका एडिशन कितना हो 90, फॉर एग्जांपल थीटा और 90 माइनस थीटा। बच्चों इन दोनों को आप अगर ऐड कर दें तो टोटल एंगल कितना आएगा 90। और भी मैं दूसरे एग्जांपल लूं
कि एक को फेंका 30 पे, एक को फेंक दिया 60 पे, तो ये भी कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। एक को फेंका 15 डिग्री पर और दूसरे को फेंका हमने 75 डिग्री पर, तो ये भी कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं बट विथ सेम स्पीड नॉट वेलोसिटी, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए 30 डिग्री पर जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए 30 डिग्री का इंक्लिनेशन ऐसा दिखेगा, तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, और 60 डिग्री कुछ ऐसा दिखेगा तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अगर अलग हो गई तो फिर वहां पर वेलोसिटी वेक्टर सेम नहीं माने जाएंगे। दैट्स वाई वहां पे लिखा हुआ है सेम स्पीड। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों रेंज जो होती है वो क्या आती है? सेम। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ और भी रिलेशंस बन सकते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले लिखा हुआ है, ये सब जो भी मैंने लिखे हैं ये सब की सब हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं नीट एग्जाम में। एट टॉपमोस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल ट्रू है बच्चों। आंसर्स दें, अगर बॉडी को हम लोग ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि टॉपमोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0। तभी तो बॉडी ऊपर जाना बंद कर देती है। और यहां पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो इसी समय अगर मैं बात करूं कि टॉपमोस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो आपका जवाब होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो चुका है। और एकमात्र एक्सेलरेशन जो यहां प्रेजेंट है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं जी। तो अगर आप देखें तो बच्चों ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट ये जो रिलेशन है इट इज वैलिड, ये जो स्टेटमेंट है इट इज वैलिड ओनली एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ये होगा एक्सेलरेशन। यहां देखूं तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी और ये होगा एक्सेलरेशन। तो आपने नोटिस किया परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। आगे देखें, एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। ट्रू है, क्योंकि बच्चों टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह जाता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से टॉपमोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो कैसी आती है? मिनिमम। और अगर स्पीड मिनिमम है टॉपमोस्ट पॉइंट पे तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम। बट अगर हम लोग रेफरेंस ग्राउंड को मान लें और बॉडी इस समय मैक्सिमम हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी टॉपमोस्ट पॉइंट पर कैसी होगी? मैक्सिमम। तो बच्चों ये तीनों थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकते हैं। आगे बात करें बच्चों, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसको हम लोग एक एनिमेशन की फॉर्म में देखें। तो सबसे पहले आप देखें इस एनिमेशन में एक पार्टिकल को, एक बॉडी को हमने 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। इसके बाद यही पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट किया जाए, आप चेक कीजिए अगला प्रोजेक्शन, अगर इसको हम लोग प्रोजेक्ट करें 30 डिग्री पर, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि 30 डिग्री का और 60 डिग्री का रेंज एग्जैक्टली सेम आ रहा है। बच्चों बता सकते हैं क्यों? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यहां पर रेंज एग्जैक्टली कैसी आई? सेम। हमने जब इस बॉडी को 75 पर फेंका तो बॉडी हाइट पर ज्यादा गई, पर इसने जो रेंज अचीव की वो पहले से कम की। और लास्ट में बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें कि बॉडी को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो 45 डिग्री पर उसकी रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर एंगल्स। तो 45 डिग्री पे बच्चों रेंज सबसे ज्यादा होगी। कॉम्प्लीमेंट्री पर सेम स्पीड से फेंकने पर स्पीड सेम अगर रखी जाए तो वहां पर रेंज भी एग्जैक्टली सेम होगी। आगे बच्चों हम लोग बात करें, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कई बार बच्चों अगर हम लोग इसको देखें तो हमको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाता है कि आप इसका आंसर ऐसे याद कर लें, जरूरत ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि R और H कितने एंगल पर सेम होंगे। हमें R भी याद है, हमें H भी याद है। तो बच्चों R की इक्वेशन सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और H की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बच्चों आंसर्स दें, u स्क्वायर से u स्क्वायर, एक g से एक g कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल कर देते हैं। ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 4, और यहां पर बचा है हमारे पास बच्चों cos थीटा, और यहां रिमेनिंग है ओनली sin थीटा। तो cos को अगर sin के साथ शिफ्ट कर दें तो ये हो गया sin अपॉन cos, दैट इज tan थीटा विच इज इक्वल टू 4। तो यहां से आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना? tan इनवर्स 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एंगल पर अगर हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट कर दें तो जितने अमाउंट में वो आगे जाएगी, यानी कि जो उसकी रेंज होगी उतना ही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है
कि कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करने से आर और एच की न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम आएगी, तो आपका आंसर है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 विच इज इक्वल टू 76 डिग्री। आगे बच्चों डिस्कशन करते हैं, इन अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पी ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज। बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी के अलोंग हो। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रह जाती है, तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है एट टॉप मोस्ट। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना होता है? जी डाउनवर्ड्स। अगर आप देखो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ना तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल, ये कैसा है? उसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम टेंजेंशियल कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जैसा कि लिखा हुआ है एट पॉइंट पी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपका जवाब है कि यहां एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नहीं है, तो आंसर कितना होगा इसका? 0। आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिए, थ्योरेटिकल भी है और कॉन्सेप्ट्स भी क्रिएट करता है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन, द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड विल बी। क्वेश्चन में 3 अलग अलग केसेस बना के दिए हैं कि अगर ट्रेन स्टेशनरी हो और मैं ड्रॉप कर दूं, दूसरा दिया है ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और हम लोग इसको ड्रॉप कर दें, तीसरा दिया है ट्रेन एक्सेलरेशन से चल रही है और हम इसको ड्रॉप कर दें। तो तीनों स्थितियों में हमको ऑप्शन बना के दिए गए हैं कि टाइम ऑफ फॉल मैक्सिमम होगा जब ट्रेन स्टेशनरी है, टाइम ऑफ फॉल मैक्सिमम होगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, या टाइम ऑफ फॉल मैक्सिमम होगा जब वो एक्सेलरेशन से चल रही है, या टाइम ऑफ फॉल सेम होगा इन ऑल द 3 केसेस। बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, अदरवाइज अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में 3 सिचुएशंस बनाई हैं, हम लोग ऐसी ट्रॉली बना लेते हैं। मान लीजिए कि पहले ये स्टेशनरी है, मान लो रेस्ट है, और रेस्ट है और हम यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, मान लीजिए नीचे। तो बच्चों ड्रॉप कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। दूसरे केस में बच्चों हमको दिया गया है, मान लीजिए कि ये ट्रॉली है और यहां पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट मान लेते हैं कि u, और वो दी गई है कांस्टेंट। तो बच्चों अगर मैं यहां से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं, तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो इस समय मूविंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो ट्रेन है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? u। तो बच्चों इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस समय एट द टाइम ऑफ ड्रॉप कितनी होगी? u। पर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं, तो इस समय भी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? 0। नेक्स्ट सिचुएशन में बच्चों हमें बोला गया है कि ये जो ट्रॉली है वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, एंड मान लेते हैं कि इस समय इसके पास कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, लेट सपोज इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी? v। तो हमसे बोला गया कि अब यहां से आप एक बॉल को ड्रॉप कीजिए। तो बच्चों बॉल को मैं ड्रॉप भले ही कर रहा हूं, पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी इस समय वो v के बराबर होगी। पर ध्यान दीजिए तीनों ही केस में मैंने उसको विदाउट एनी एफर्ट ऐसे ड्रॉप किया है, मतलब मैंने उसको किसी भी तरह से थ्रो नहीं किया है। तो तीनों ही केस में उसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी आ रही है? 0। और आप जानते हैं कि ट्रेन से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो तीनों ही केस में जो हाइट होगी ग्राउंड तक की जहां से मैंने ड्रॉप किया है वो एग्जैक्टली सेम है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। तो अगर मैं देखूं तो तीनों ही केस में वर्टिकल मोशन जो है वो कौन कंडक्ट करेगा? ग्रेविटी। तो तीनों के लिए ग्रेविटी है। तो मैं यहां पर इक्वेशन बना दूं sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ AYT²। तो बच्चों मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ -h। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल तीनों ही केस में 0 है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो मैंने उसको -g लिख दिया और टाइम टेकन मुझे निकालना है। तो तीनों ही केस में बच्चों जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है? √2h/g। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन में ट्रेन कैसा ही मोशन क्यों ना परफॉर्म कर रही हो, वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में हमने तीनों ही केस में कोई वेलोसिटी नहीं दी, तीनों ही केस में वर्टिकली जो एक्सेलरेशन था वो g था, हाइट सेम थी, तो टाइम ऑफ फॉल इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जिसका मतलब है कि पार्टिकल जब हमने फेंका
तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह से थी और एक्सेलरेशन था वर्टिकली डाउनवर्ड, ना तो वो पैरेलल थे और ना ही एंटी पैरेलल। तो बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। अब बच्चों पाथ अगर पैराबोलिक है तो उसकी हमारे पास दो तरह से इक्वेशन आती है। एक आती है फर्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है। इट लुक्स लाइक y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें रेंज की फॉर्म में तो इसी इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो पाथ है पार्टिकल का वो कैसा है, पैराबोलिक। अब इस पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, अ मैन प्रोजेक्ट्स अ कॉइन अपवर्ड्स फ्रॉम द गेट ऑफ अ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन। यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई ट्रेन से। द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मैन विल बी इफ एयर फ्रिक्शन कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। बच्चों सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करें इसके सॉल्यूशन में तो मान लेते हैं कि बच्चों ये एक ट्रॉली है और अगर इस ट्रॉली की वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टिकल जो है जब फेंका जा रहा है तो वो कैसी ट्रेन से फेंका जा रहा है, यूनिफॉर्मली मूविंग, तो उसकी वेलोसिटी हमने मान ली v। और ऑब्जर्व कीजिए बच्चों जब हमने उसको फेंका तो फेंकते समय उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, ऑलरेडी v। क्योंकि हम अभी अभी एक स्टेटमेंट सुने थे कि अगर पार्टिकल को एक मूविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। साथ में बच्चों हमने उसको एक वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, जैसे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स अ कॉइन अपवर्ड्स। लेट्स सपोज कि ये वेलोसिटी कितनी है u। और बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पे एक मैन है जो इसको फेंक रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टली कितनी हुई v। अगर आप गौर से देखें तो बच्चों कॉइन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इस मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। और अगर दो वेलोसिटीज सिमिलर हैं मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब वहां पर जब रिलेटिव वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, जीरो। तो यहां पर एक स्टेटमेंट भी बनता है बच्चों, व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी दैट मींस दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉइन की और मैन की वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली उनको क्या दिखेगा, मैन को रेस्ट, और सिर्फ उसको कौन सा मोशन दिखाई देगा, वर्टिकल। तो वहां पर इस मैन को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी दिखाई देगी। कारण क्योंकि कॉइन की और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बस एक एडिशनल वेलोसिटी जो उसने वर्टिकली दी है वही उसको दिखाई देगी, और इस वजह से इस कॉइन का पाथ भी उसको कैसा दिखाई देगा, जल्दी से जवाब दें, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। पैराबोलिक नहीं होगा उस मैन के लिए, इसी तरह से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन उसको दिख ही नहीं रहा है, उसका कारण दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो वहां पर आंसर क्या आएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हम लोगों ने अभी अभी इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो उसी के लिए क्वेश्चन बनाया गया है कि द पाथ ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नियर अर्थ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू स्मॉल g, देन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब टेन थीटा, और मैक्सिमम हाइट, और आपको इसके साथ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बच्चों अगर हम लोग इसको सॉल्व करें अपने नेक्स्ट पेज पे, तो इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। बच्चों हमसे जो चीजें पूछी जा रही हैं वो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जरा जवाब दें कि दिस इक्वेशन लुक्स लाइक y इज इक्वल टू, अगर हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे तो एक इक्वेशन थी x टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। आपने नोटिस किया था कि ये मॉडिफाइड फॉर्म था किसका, अपनी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का। तो बच्चों इस इक्वेशन को इस रूप में अगर मुझे बदलना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन से ax को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर क्या आ गया 1, फिर ये रह गया माइनस, बच्चों 2x थे, एक बाहर आ गया तो यहां पे रहेगा ओनली x, और इसके पास a नहीं था फिर भी मैंने कॉमन निकाल दिया तो नीचे क्या आ जाएगा a। बच्चों उस फॉर्मेट में मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे ax 1 माइनस एक्स अपॉन a अपॉन b। बच्चों क्या ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं,
तो नोटिस करें, अब अगर हम लोग उसके साथ कंपैरिजन कर दें तो x की जगह क्या दिया है x, और tan थीटा का काम कौन कर रहा है यहां पर बच्चों a। तो हमसे एक ऑप्शन में पूछा गया था कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू a, तो एक आंसर हमें यहां मिल गया है। बच्चों अगर आप कंपैरिजन करें तो a बाय b जो है वो किसके बराबर आ रहा है, रेंज के बराबर, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a अपॉन b। अब बच्चों हमसे एक ऑप्शन यहां पर पूछा गया था मैक्सिमम हाइट, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज हमको मिल गई कितनी, a अपॉन b, इसके साथ हमको टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया कितना, a। अब बाकी है मैक्सिमम हाइट, तो वैसे तो आंसर डायरेक्टली पता चल रहा है, बट एग्जैक्टली हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो आंसर दीजिएगा बच्चों, जब हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसके पास दो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, जिसमें x कोऑर्डिनेट बच्चों किसके बराबर होगा, r/2 के, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, h के। तो बच्चों हमें r की वैल्यू पता है, अगर मैं r की वैल्यू से यहां पर x निकाल दूं और x की वैल्यू यहां रख दूं तो x के इस कोऑर्डिनेट पे मुझे y वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी मैंने बात किया टॉप मोस्ट पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट r/2 के बराबर है, r की वैल्यू हमने निकाली a अपॉन b और 2 यहां पहले से दिया है। बच्चों x कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो उस x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू मिल जाएगी, तो x के इस कोऑर्डिनेट पर y जो है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट के। तो बच्चों अगर यहां पर हम लोग इसको प्लेस कर दें a, x की वैल्यू बच्चों हमने निकाल रखी है a अपॉन 2b, इसी तरह से यहां पे दिया है माइनस b और एक्स स्क्वायर, तो बच्चों एक्स स्क्वायर मतलब a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2b माइनस, बच्चों ये बनेगा हमारे पास ba स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, एक b से एक b कैंसिल, तो सॉल्व करने पर ये आएगा नीचे 4b, बच्चों ये कितना होगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आंसर आ गया a स्क्वायर अपॉन 4b। इस x कोऑर्डिनेट पे जब वैल्यू r/2 है तो हाइट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, a स्क्वायर बाई 4b। तो बच्चों इसी को अगर हम लोग अपने ऑप्शंस में चेक करें तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, a स्क्वायर बाई 4b। जरा ऑप्शंस मिलाएं जल्दी से, कौन सा सही है बच्चों, p का सही आंसर कितना है, सेकंड, तो p का सेकंड। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि q का कौन सा है, 3, तो q का हो गया 3, और इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट है उसका क्या वैल्यू है, 1, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बात करें बच्चों, हमारे पास एक असर्शन रीजन है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज व्यूड फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज बोथ आर नॉट हिटिंग ग्राउंड, और रीजन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। बच्चों यहां एक कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, बच्चों आंसर दीजिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ना तो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड और ना ही चेंज हो रही है डायरेक्शन, तो उस केस में पाथ कैसा होता है, मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। पर अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए जब वो दोनों हवा में है, तो उस केस में वहां पर उनका पाथ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, और रीजन वो दे रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी है, कांस्टेंट। सही बात है बच्चों, मान लीजिए दोनों पार्टिकल हवा में है, तो ए का एक्सेलरेशन भी कितना है, g डाउनवर्ड्स, और बी का एक्सेलरेशन भी कितना है, g डाउनवर्ड्स। बच्चों किसी का भी किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालें तो वो कितना आएगा, रिलेटिवली 0। बच्चों एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक पार्टिकल को दूसरे की वेलोसिटी बदलती हुई नजर नहीं आ रही, और जब वेलोसिटी बदलती हुई नजर नहीं आ रही इसका मतलब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यहां पर उन्होंने जो असर्शन दिया है वो भी सही है कि पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और उसका रीजन भी सही है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर होगा कितना, ए। और लास्ट में बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 2 bullets आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटी फ्रॉम द सेम हाइट व्हिच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। बच्चों ध्यान से देखें, 2 bullets आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटी। अब बच्चों आंसर्स दें, डिफरेंट वेलोसिटी से मैं हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा हूं लाइक दिस, पर गौर कीजिए दोनों की हाइट सेम है, दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी u है और इसकी कितनी है v, पर एक खास बात, इसका भी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है,
तो बच्चों जवाब दे, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हाइट सेम है और दोनों का वर्टिकल मोशन ग्रेविटी कंडक्ट कर रही है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था, कुछ ऐसा ही था। तो दोनों का यहां पर टाइम जो होगा ग्राउंड तक पहुंचने का वो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। और बच्चों इसको हम लोग इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। देखिए, 3 जगह से एक बॉल को स्टार्ट किया जा रहा है, तीनों ने एक साथ बॉल को स्टार्ट किया। तो अब चेक कीजिए, तीनों ने बॉल को जब फेंका, इसने वर्टिकली डाउन, इसने हॉरिजॉन्टली 20 से और इसने भी हॉरिजॉन्टली 10 से, पर तीनों का जो ग्राउंड तक पहुंचने का समय था वो एग्जैक्टली सेम था। कारण हाइट सेम है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर सेम थी और तीनों का वर्टिकल मोशन ग्रेविटी कंडक्ट कर रही थी। तो बच्चों ये था कुछ डिस्कशन जो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड था। मेनली हमने सिर्फ इस पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी की कि अलग अलग डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।